हेलो गाइज, वेलकम बैक टू वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। ये सब तो सुनते सुनते सब लोग बोर हो गए होंगे ना। डेली एक चीज़ सीरीज रटे रहा थे, वो सुनाओ थे। चलो आज चेंज कर देते हैं। चेंज करने मतलब जानते क्या? आज गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि जिस टाइम मैं वीडियो अपलोड करूँ उस टाइम ही आप देखें। हो सकता है कोई मॉर्निंग में देखे, कोई आफ्टरनून में देखे, कोई इवनिंग में देखे या कोई नाइट में देखे। तो जब भी जिसकी इच्छा हो सबको उस टाइम का नमस्कार एडवांस में बोल रहा हूँ। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले कल मैंने एक चैनल के बारे में डिस्कस किया था। उस पर आप लोगों की कुछ अच्छी प्रतिक्रिया मिली भी, और मैं चाहता हूँ कि उसको आप डेली विजिट करते रहें और जो भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर करते रहें। ठीक है, नाम उस चैनल का कल भी मैंने आपको बताया था और आज सस्पेंस नहीं रखूंगा, आज ही बता देता हूं। लक्ष्य एकेडमी है ना। आप, आपके घर वाले, साथ साथ आपके मित्र जो भी हों, उन सबको एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। केवल एक ही बार करना ही होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो भी टर्म्स थे इसके, मैंने आपको राउल्ट्स के लॉ बताए थे और राउल्ट्स लॉ में ये चीज़ें आपको बताई गई थी कि जो पार्शियल प्रेशर होता था वो उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होते थे। ठीक, मतलब पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्लियर? इन सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन में जो आपको बताया गया था कि किसी भी सोल्यूशन में जो भी पार्ट आपका जो भी दिखाया गया सब्सटेंस, उसका जो पार्शियल प्रेशर है, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो हम लोगों ने उससे बेस्ड जो एक लास्ट इक्वेशन प्राप्त किया था पी टोटल के रूप में, पी टोटल, जिसमें आपने दिखाया था पी ए नॉट एक्स ए प्लस, जिसको आप चाहिए पढ़ते थे, पी बी नॉट एक्स बी। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझाया था कि पी ए नॉट जो है वो एकदम प्योर, जो प्योर आपके सॉल्वेंट होते हैं, प्योर आपके सॉल्यूट होते हैं, उनकी वो प्रेशर की बात की गई थी। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट या प्योर सॉल्यूट, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने माना हुआ था कि बी जो हमारा था वो सॉल्यूट था और ए जो था वो सॉल्वेंट था, याद है ना। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट का ये प्रेशर है और ये प्योर सॉल्यूट का प्रेशर है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको बताई गई थी। अब इसके बाद हमने इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया था। वो ये था कि जो मोल फ्रैक्शन होते थे उनमें जितने भी घटक होते हैं, जितने भी घटक होते हैं, सभी के मोल फ्रैक्शन का जो सम आता है, जो योग आता है, वो कितना होता है? 1। तो ये चीजें आपको बताई गई थी। सपोज करें कि केवल आपको एक ही पदार्थ का, चाहे वो विलय का या विलायक का, किसी का ही आपको पता है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो दूसरे का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बाय द वे, अगर आप उसका ना यूज करना चाहे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, यहां से आप किसी एक की वैल्यूज आप निकाल लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से, और इस वैल्यू को आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, है ना। जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से ये मॉडिफाई हो जाएगा। इसके बारे में कल हमने आपसे इतना डिस्कस किया हुआ था। अब इसको थोड़ा सा ग्राफिकल रूप में अगर हम लोग देखना चाहें इस राउल्ट्स लॉ को, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो आइए इसको देख लेते हैं पहले ग्राफिकल में। देखिए, इसमें हम दो एक्सिस बना रहे हैं। एक्सिस जानते हैं ना सब लोग? अच्छा वाला भाई, अच्छा जाना था, समझने की ना, एक्स और वाई वाला। तो ये एक्स अक्ष है जिसपे कंपोजिशन की बात करेंगे आप। कंपोजिशन मतलब संगठन, हाँ, संगठन। और ये है आपका वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, वाष्प दाब ना।
अब यहाँ पे इसी के पैरेलल एक लाइन में इधर ड्रा करता हूं, ये ऐसा। अब देखिए हमारे पास जो है यहाँ पे सबस्टेंसेस जो हैं वो ए और बी के रूप में, ए और बी सबस्टेंस हैं आपके पास। तो अगर मैं यहां बात करूं कि मेरे इस पॉइंट पर मान लीजिए ए जो कि सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट का जो प्रेशर है, वो क्या है, पीए है, पीए। तो ऐसे केस में जो आपका मोल फ्रैक्शन होगा इस सॉल्वेंट के लिए वो होगा 1, क्योंकि यहां पे प्योरली ए ही है इस पॉइंट पे, और जो आपका बी वाला होगा उसका फ्रैक्शन 0 होगा। अब आप देखिए क्या करते हैं, जब इस आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को धीरे धीरे डिसॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे तो ए घटता जाएगा, ए की जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो कम होते जाएंगे और बी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे ना, मतलब ये कह रहा हूं कि यहां जो ए है, ठीक, पहले इस पॉइंट पे था जो ओरिजिन पॉइंट है, वहां अकेला ए ही रखा गया, आप बी भी मान सकते जो आपकी मर्जी हो, तो मैंने ए ही माना है। तो ए मेरा सॉल्वेंट था, अब वहां पे उसका मोल फ्रैक्शन जो होगा, मोल अंश जो होगा वो 1 होगा, ठीक है। और जो बी वाला पार्ट है वहां पे तो कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि अकेला जब यही है तो उसी के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे ना आपसे, तो ये क्या हो गया, 0। अब सपोज करिए कि उस सॉल्वेंट में आप क्या करते हैं, सॉल्यूट को मिला रहे हैं, तो जब सॉल्यूट को मिलाते जाएंगे तो भाई उसका मोल फ्रैक्शन कुछ ना कुछ बढ़ता जाएगा। जब बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो ए का क्या होगा, घटता जाएगा। कारण ये है कि हमें ए और बी के दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो भाई अगर ये 1 ऑलरेडी है और आप उसमें बी को डिसॉल्व करते जा रहे हैं तो क्या पॉसिबल है फिर से 1 ही रहेगा, नहीं ना भाई, इसकी मात्रा कुछ ना कुछ तो घटेगी, बताइए, इसकी मात्रा कुछ ना कुछ तो घटेगी ना। जब इसकी घटेगी तो ये बड़ी बढ़ेगी, तो अब ये बढ़ता जा रहा है ऐसे सीधे, जब बढ़ता जाएगा तो इस केस में पहुंचेगा, और यहां आपका है बी जिसका प्रेशर आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे वेपर प्रेशर कितना दिखा रहे हैं, टीवी। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्स बी यहां पर हो जाएगा 1 और एक्स ए हो जाएगा 0, समझ रहे। तो जब यहां पे आपका जो पी ए है, यहां पर ये पी ए, उस टाइम जब ये इसका मान 1 होगा तो वह उसके जो पार्शियल प्रेशर थे वो इक्वल होंगे किसके, वेपर प्रेशर के ना। आपने ये रिलेशन दिखाया था ना कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए था, और पी ए इज इक्वल टू के एक्स ए दिखाया था आपने। अगर इसका मान 1 हो जाए तो पी ए किसके था, के। और भाई जब ये पेवर है तो पेवर प्रेशर जो रहता था उसमें वेपर प्रेशर वो किसके, पी नॉट के इक्वल है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां इस पी ए के इक्वल कौन होगा, पी ए नॉट होगा। ये मैंने मान लिया यहां पर है, अगर भाई पी ए आपका पी ए नॉट के इक्वल है तो जहां पी ए है वहां पी नॉट रख सकते हैं आप ना। तो अब देखिए पी ए नॉट यहाँ पे क्या है, अभी हाई है, जैसे से आप आएंगे नीचे की तरफ ऐसे तो क्या होगा, ये घटता जाएगा, देखिए ऐसे। और कैसे मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा, ठीक है। तो ये एक सीधी रेखा आपको मिल गई। अब सेम टू सेम यही कंडीशन अगर हम इस पर अप्लाई करें तो भाई यहाँ पे सेम एज पी बी नॉट, और ये जो आपने लाइन खींची हुई है ये किसके लिए हो गई, पी ए नॉट एक्स ए के लिए, किसके लिए, पी ए बराबर। अब देखिए पी बी का वही केस, सेम टू सेम। आप आइए इधर, जब इधर आते हैं तो इसकी भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी ऐसे, लाइन सीधी की जाएगा, करिएगा, मुझे खींचना नहीं आता। ये हो गया आपका क्या, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, ठीक है। अब देखिए अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, जब इन दोनों को आप मिला देंगे तो क्या हो गया, टोटल हो गया। तो ये पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब पी ए और पी बी का मान आप रख सकते हैं वहां पर जो आपको बताया गया। तो ये है राउल्ट का जो ग्राफ आपको दिखाया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये किसके लिए,
ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये राउल्ट के नियम को रिप्रेजेंट करता है। ये चीजें बेसिकली इतना ध्यान रखिए, हमेशा अगर इस पे क्वेश्चन रखे जाएंगे राउल्ट लॉ पे तो ये जरूर आएगा ना। राउल्ट लॉ में आपको ये बात ध्यान रखनी है, राउल्ट लॉ स्पेशली यहां एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, ये है राउल्ट लॉ। और हम बात कर रहे थे किसकी, यहाँ जो ये रिलेशन मुझे मिला है, ये दोनों के दोनों अर्थात सल्यूट और सॉल्वेंट, विलय और विलायक दोनों के दोनों क्या होंगे? वाष्पशील होंगे। उसके लिए ये रिलेशन हमें बताया गया। ठीक, तो इस बात को दिमाग में अच्छे से फिट करना है कि जो यहाँ पे ये फाइनल डेरिवेशन हमें कराए गए हैं वो किसके लिए? जब विलय भी आपका वाष्पशील हो, विलायक भी आपका वाष्पशील हो, तो ऐसे केस में आप ये फार्मूला यूज करेंगे। मैं आपको ये बता चुका हूं कि यहाँ पे जो पी ए नॉट है, पी ए नॉट स्पेशली अर्थात प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है और ये प्योर सल्यूट का वेपर प्रेशर है। वेपर प्रेशर यहाँ पर पी ए और पी बी है। पी ए जो आपका सॉल्वेंट था और पी बी जो आपका है वो सल्यूट का है। क्लियर है? तो अब देखिए ये चीज तो आप देख लिए यहाँ पे, इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं अच्छे से, अगर वो चीजें आपको समझ में आ जाती है तो इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उसकी एक न्यूमेरिकल क्लास हम लगाएंगे। और न्यूमेरिकल क्लास में आप जानते हैं कि क्वेश्चन का मेथड मैं आपको बताऊंगा और 2-4 क्वेश्चन आपके लिए दिए जाते हैं जिसका आंसर आपको करना होता है। तो आइए पहले इस पर आधारित हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वोलेटाइल जो सब्सटेंस थे हमारे पास, वोलेटाइल सब्सटेंस में जो सल्यूट की बात की गई थी या सॉल्वेंट की बात हम करें, जो भी हमारे पास रहेगा उसमें मेथेनॉल, एथेनॉल, टोलुवीन, बेंजीन, जल, ये सभी थे ना। तो कुछ ऐसे रिलेटेड हमको क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे, बताए भी जाएंगे, तो आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं जो भी इसमें आएगा आपका। और बस मेथड इसमें यही ध्यान रखना है, जो कि पीछे मोल फ्रैक्शन आपको मैंने समझाया था, मोल फ्रैक्शन का इसमें रोल है थोड़ा सा, और साथ ही साथ जो आप यहाँ पर मोल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते थे उसका भी, और इसमें मोलर मास जिसको आप मोलर द्रव्यमान बोलते थे वो चीज़ इसमें यूजुअल होगी। तो ये चेक करते हैं पहले यहाँ पे कि क्वेश्चन एक दिया गया, मान लीजिए 0.92 ग्राम एथेनॉल है आपके पास तथा 0.78 ग्राम बेंजीन दे दिया गया C6H6, 0.92 ग्राम C2H5OH तथा 0.78 ग्राम C6H6 दैट मीन्स बेंजीन एक दूसरे में ब्लीन किए जाते हैं, मीन्स मिलाए जाते हैं। तो पहला आपसे पूछ रहा है एथेनॉल तथा बेंजीन के दाब की गणना, और दूसरा से पूछा जा रहा है यहाँ पे टोटल प्रेशर दैट मीन्स पीटी, मतलब कुल दाब निकालना है, वेपर प्रेशर। अब देखिए सबसे पहले अगर मुझे इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैंने आपको बताया है कि सल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। सल्यूट जो आपका होता है जिसकी मात्रा कम होती है, इस विलय वो पदार्थ होते हैं जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक वो होता है जिसकी मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो देखिए इसके विलय और विलायक जो भी रहा हमारे पास 0.92 ग्राम एथेनॉल है, अधिक है, 0.78 ग्राम कम है, विलय के रूप में काम करेगा। ये विलय है और ये विलायक है। तो सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे? उस दिए गए सब्सटेंस का मात्रा और साथ साथ उसका मोलर मास। मोलर मास क्या करना सभी को आता है। तो ये चेक करते हैं, यहां पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स जो निकालेंगे
C2H5OH के मोलों की संख्या, इसकी मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा, दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान 0.92 अपान इसका जो आप मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करेंगे, कार्बन का 12 आप जानते हैं, हाइड्रोजन का 1 जानते हैं, ऑक्सीजन का 16 जानते हैं और हाइड्रोजन का 1 होता ही है। तो देखिए 12 दूना 24, 5 29, 1 30 और 16 46, जोड़ना आता है ना कि मेरी तरह सब लोग, 12 दूना 24, 5 29, 1 30 और 16 46, इसको आप डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 0.02 मोल। फिर इसी तरह से बेंजीन के मोलों की संख्या, अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें भी 0.78 है। अब यहां देखिए कितना है, इसका क्या होता है, कार्बन 12 होता था, 12 गुणे 6 72 हुआ, धन 6 गुणे 1 6 आया, 72 और 6 जोड़ लो जल्दी, कितने ना, जोड़े 78 आएगा, तो 0.01 मोल ये आ गए। अब देखिए कुल मोलों की संख्या निकालते हैं, अगर हम कुल मोलों की संख्या दोनों जोड़ दीजिए, 0.02 प्लस 0.01, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे 0.03। चलिए अब यहाँ पे आप निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, मतलब एथेनॉल का मोल अंश। कैसे निकलेगा, एथेनॉल के मोलों की संख्या 0.02, कुल मोलों की संख्या 0.03, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2/3। इसी तरह से आप बेंजीन का निकाल लीजिए, बेंजीन का आप निकालेंगे तो जो अगला सब्सटेंस आपको मिल चुका है उसको 1 से घटा दीजिए तब मिल जाएगा, अदरवाइज आप बेंजीन के मोलों की संख्या रखिए बटे कुल मोलों की संख्या रखिए, दोनों मेथड आप अप्लाई करिए, देखिए वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो मिल गया इनका मोल फ्रैक्शन, लेकिन मोल फ्रैक्शन तो मुझे ज्ञात ही नहीं करना है। यहां पर जो इनके प्रेशर हमको बताने हैं वो ये हैं, जैसे इसके बीच में जो दिखाया जाता है, इसका PA0 जो आपको दिखाया जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे C2H5OH के रूप में, इसका रियल में होता है 50 mmHg पर, बाकी जो भी वैल्यू दी जाएगी उसके थ्रू आप करेंगे। और यहाँ आपको मिल जाएगा बेंजीन का C6H6 के लिए वो हो जाएगा आपका 400 mmHg। तो चलिए अप्लाई करते हैं। इससे पहले आंशिक ताप की जो बात की जा रही थी यहाँ पे, इतना बस सब लोगों ने नोट किया ही होगा। देखिए इसमें क्या करना होता है, जैसे PCC2H5OH इज इक्वल टू होगा PCC2H5OH नॉट और X किसके लिए, C2H5OH, इसको आप A और B के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आप रख दीजिए 50 है, इसकी वैल्यू कितनी आई 2/3 मिली थी, तो ये हो जाएगा आपका 100/3 इसका mmHg। इसी तरह से PC6H6 की आप निकालेंगे तो इसका भी P0 C6H6 इंटू X C6H6, ये X ना होकर के चाय पढ़ा जाता है इसको, लेकिन सरलता के लिए हम लोग X ही बोलते हैं। तो देखिए इसका जो होगा वो 400 और इसका कितना था 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 400/3 mmHg। इस तरह से आपने इसकी प्रेशर की गणना कर ली। अब दूसरा क्या पूछ रहा था, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, PT इज इक्वल टू PA प्लस PB, तो यहाँ PA और PB ये है, दोनों को रख दीजिए, एक 100/3 और एक 400/3, ऐड कीजिए 500/3 mmHg, ये मिल गया आपको। इस पर आधारित जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो इस तरह से हल करने होते हैं ना। यहां तक बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो अगले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इसके जो एक विलय आपका होगा
वो अवाष्पशील होगा और विलायक जो होगा वो वाष्पशील होगा। उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों की चर्चा भी करेंगे और उसके नियम को भी देखेंगे। इन दोनों नियमों को अगर हम लोग एक साथ मिला देते हैं तो हमारा ये जो राउल्ट का नियम है वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको बताएगी इसको एक बार अच्छे से पहले देख लीजिएगा। जहां भी कुछ डाउट्स अगर होते हैं उसे आप बताइएगा। ठीक है, अब इसमें जो अगली टॉपिक हमने आपसे बताई, जो अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे, वो रहेगा आपका सेम टू सेम यही प्रोसेस, बस केवल उससे विलय जो हमारा होगा वो कैसा होगा, अवाष्पशील होगा और विलायक जो होगा वो वाष्पशील होगा। ठीक है, आज इसी के साथ साथ आपका ऑर्गेनिक वाला पोर्शन भी अपलोड किया जाएगा जो कि बताया गया था कल, और कल काफ़ी लोगों के कमेंट आए जो कि वीडियो में बताया गया था कि कुछ लोग इंटरेस्टेड नहीं है, उन लोगों के भी कमेंट आए। अच्छा लगा जान के कि आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं मेरी इस केमिस्ट्री में। तो आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहिए। अंत में जानते ही क्या कहना है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।